वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है हेल्थ केयर लॉ सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने डेंटिस्ट एक्ट 1948 को पढ़ा था और आज हम होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973, जिसे अब नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCH एक्ट 2020 कहते हैं, इस एक्ट के द्वारा जो 1973 का एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है। इस एक्ट में मतलब होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट है 1973 का, तो इस एक्ट को इस्टेब्लिश होम्योपैथी में एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को रेगुलेट करने और यह इंश्योर करने के लिए किया गया था कि प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। और साथ ही साथ इसके नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 1973 एक्ट के अंडर डॉक्टर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन और सेंट्रल होम्योपैथी काउंसिल द्वारा गवर्न किए गए एथिकल फ्रेमवर्क का समरी इन पॉइंट्स में दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में आता है रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल और स्टेट काउंसिल। इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सेंट्रल होम्योपैथी काउंसिल द्वारा बनाए गए स्टेट और सेंट्रल रजिस्टर के साथ होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर को रजिस्टर होना चाहिए, और केवल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को होम्योपैथी का प्रैक्टिस करने और होम्योपैथी के डॉक्टर का टाइटल यूज़ करने के लिए अलाउ है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। इसके अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब जो होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, उन्हें समय समय पर इसे अपडेट करके इसका वैलिड रजिस्ट्रेशन बनाए रखना इंश्योर करना चाहिए। देन साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के बिना प्रैक्टिस करने से डॉक्टर्स को बचना चाहिए, क्योंकि इसे इलीगल माना जाता है। इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके खिलाफ की जा सकती है। देन नेक्स्ट आता है एडरेंस टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। इसमें होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को CCH मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी द्वारा आउटलाइन जो कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, जो इस बात पर जोर डालता है। इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी बातों पे जोर डालता है। तो पहला इसमें आता है मेडिकल प्रैक्टिस में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को लेनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें कंपेंसेट केयर और डॉक्टर को पेशेंट की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट के आउटकम्स के बारे में पेशेंट को मिसलीड करने से बचें, और साथ ही साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किए बिना पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। देन नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें हम लिमिटेशन टू होम्योपैथी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको केवल होम्योपैथी का प्रैक्टिस करने के लिए ही ऑथराइज्ड है, और उन्हें लॉ द्वारा क्लियरली रूप से अलाउ किए जाने तक मेडिसिन की अदर सिस्टम जैसे एलोपैथी या सर्जरी में वेंचर मतलब एंटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथी सिस्टम तक ही प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट रखें, और यदि ज़रूरत हो तो पेशेंट को अदर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करें, और साथ ही साथ नॉन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करने से बचें, जिससे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड पेशेंट ऑटोनॉमी। इसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ डॉक्टर को यह इंश्योर करना चाहिए कि पेशेंट जो है वो थेरेपी का नेचर, बेनिफिट और रिस्क और ऑल्टरनेटिव को समझते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट प्लान एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स को क्लियर रूप से पेशेंट को समझा सकें, और किसी भी स्टेज में ट्रीटमेंट से इनकार करने मतलब उसको रिफ्यूज़ करने या बंद करने के पेशेंट के राइट को डॉक्टर्स रिस्पेक्ट करें। देन नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर मतलब जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पेशेंट के रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखनी चाहिए जब तक कि लॉ द्वारा डिस्क्लोजर की ज़रूरत न हो और पेशेंट की सेफ्टी रिस्क में ना हो। देन नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। इसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट के बिना थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से बचें, और साथ ही साथ यह इंश्योर करें कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए पेशेंट के रिकॉर्ड को सिक्योरली रिस्टोर किया जाए।
देन नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें केयर की कंटिन्यूटी मतलब पेशेंट की केयर की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिशनर से पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को एक्यूरेटली करने के लिए डॉक्टर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी मेडिकल रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन करें। देन उसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो ईच पेशेंट के लिए डिटेल्ड मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखें और साथ ही साथ पेशेंट या लीगली ऑथराइज पर्सन द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर रिकॉर्ड की कॉपीज़ भी प्रोवाइड करें। देन नेक्स्ट आता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फीस। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को रीजनेबल फ़ी चार्ज करना चाहिए और फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी मतलब जो पेशेंट है उसको ट्रांसपेरेंटली तरीके से क्लियरली रूप से उसे बताना चाहिए। उसके बाद इसमें आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म करें और ओवर चार्जिंग लेने या प्रैक्टिस के कॉमर्शलाइजेशन में एंगेज होने से बचें। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अपडेट रहने की ज़रूरत है। और देन उसके बाद आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो नॉलेज एंड स्किल को एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप और सेमिनार में पार्टिसिपेट लें और साथ ही साथ आउटडेटेड और इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को परफॉर्म करने से बचें। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी केयर एंड रेफरल ऑब्लिगेशन। इसके अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वे सिचुएशन की मांग होने पर मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट को ज़रूरत है फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर की तो उसे प्रोवाइड करें, भले ही यह रूटीन प्रैक्टिस से परे हो। और उन्हें ज़रूरत होने पर मतलब जब पेशेंट को ज़रूरत है तो उन्हें अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास भेजना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्लिगेशन। इसके अंदर पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए मतलब पेशेंट को स्टेबल करने के लिए इमरजेंसी देखभाल प्रोवाइड करें जब तक कि आगे की सहायता मतलब फर्दर हेल्प अवेलेबल न हो। और यदि पेशेंट की सिचुएशन को एडिशनल मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत है तो स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र करें। देन नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस। सो इस एक्ट में होम्योपैथी डॉक्टर को मिसलीड एडवर्टाइजमेंट में शामिल होने या ट्रीटमेंट के आउटकम्स के बारे में एग्जरेटेड क्लेम्स मतलब बड़ा चढ़ाकर कहने को एग्जरेटेड कहते हैं तो एग्जरेटेड क्लेम्स करने से रोकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिगेशन। इसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर्स फॉल्स और अनवेरीफाइड क्लेम्स किए बिना एथिकल तरीके से अपनी सर्विस को प्रमोट करें और ऐसे एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करने से बचें जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी जो इफेक्टिव है उसके बारे में पब्लिक को मिसलीड करते हों। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कलीग्स। तो इसके अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ रेस्पेक्टफुल एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए और डेरोगेटरी मार्क से बचना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं यदि उसे पेशेंट की कंडीशन को लेकर अगर उसे ज़रूरी है तो वो केस को अदर होम्योपैथ्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट को रेफ़र करें और साथ ही साथ पब्लिकली कॉलीग्स को क्रिटिसाइज या कम आंकने से बचें। देन नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स। तो इसके अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल हैं और उन्हें प्रोफेशनल मैनर से पेशेंट की कंप्लेंट्स मतलब ग्रीवियंस का सॉल्यूशन या समाधान करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स पेशेंट की कंप्लेंट्स का तुरंत जवाब दें और ज़रूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शंस भी दें और यदि सेंट्रल या स्टेट काउंसिल द्वारा ज़रूरत है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट लेना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो इसमें होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को अनएथिकल बिहेवियर से बचना चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि ट्रीटमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और पेशेंट सेफ्टी के अलाइंग हो मतलब पेशेंट की सेफ्टी के लिए हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्लिगेशन। तो इसके अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें जो सेफ्टी और एविडेंस बेस्ड हों और होम्योपैथी डॉक्टर्स विदाउट अप्रोप्रिएट सेफगार्ड के अनसेफ और एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ को यूज़ करने से बचें। देन नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इसके अंदर होम्योपैथी डॉक्टर्स को फेलो
प्रैक्टिशनर्स द्वारा की गई अनएथिकल प्रैक्टिसेस और मिसकंडक्ट की रिपोर्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को देनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन। इसके अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर का अगर कोई कलीग है और वो मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंट केस में इंक्लूड है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर को कोऑपरेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। सो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ डॉक्टर्स, मतलब अगर डॉक्टर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने में फेलियर रहता है तो उसका एज अ रिजल्ट ये कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे प्रैक्टिशनर्स का नेम रजिस्टर से हटाया जाना या सेंट्रल और स्टेट काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन और कैंसिलेशन होना या इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिस में इंक्लूड होने पर फी और इम्प्रिजनमेंट होना। तो इन पॉइंट्स में प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, मतलब डॉक्टर के प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के फेलियर होने में ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन लास्ट आता है कॉन्क्लूजन। इसमें होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 ने होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के एथिकल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन की फाउंडेशन रखी है और यह इंश्योर करते हुए कि वे इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड कंपैशन के साथ पेशेंट की देखभाल करें और इसमें प्रैक्टिशनर्स को अपनी प्रैक्टिस के स्कोप, मतलब दायरे को फॉलो करना चाहिए और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना चाहिए और होम्योपैथी में एडवांसेस के साथ अपडेट रहने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एंगेज होना चाहिए और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होम्योपैथी में ट्रस्ट को बढ़ावा देता है और यह इंश्योर करता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने फील्ड में देखभाल के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। सो आज हमारा ये एक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।